डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आज तो बहुत खुश होंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आज का पेपर आपने किया ही इतना अच्छा होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आज के पेपर में आए थे हम लोगों ने उसको ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ था। कितने सारे क्वेश्चंस तो आपके जो मैंने श्योर शॉर्ट में करवाए थे वो आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करवाए थे वो आए हैं, और मैंने जो सैंपल सॉल्व करवाए थे क्वेश्चंस तो मैक्सिमम उन्हीं में से आए हैं। तो कुछ नया नहीं आया होगा, आपको लगा होगा अच्छा ये एक रेगुलर अनदर प्रैक्टिस सेशन होगा। क्यों? आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम मेरे पास जो पेपर है वो है 57/3/1 जो सेट 1 का पेपर है। एंड सो आज इस सेट को हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके थोड़े ऐसे से ही रिलेटेड हैं, तो 1 बाय 1 करते हैं बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं की चीजें जो की क्वेश्चन पॉइंट्स हैं वो लिख देती हूँ, ठीक है। आई हैव द क्वेश्चन पेपर हियर इन माय फोन एंड यहाँ पे मैं मेन आंसर्स आपसे डिस्कस करती हूँ। तो सेक्शन ए जो है उसका पहला क्वेश्चन है इस सेट का कि अ बॉय डेवलप्ड, या अ बॉय डेवलप्ड। अब इसके मैं की पॉइंट्स लिखूंगी। मेन सिम्टम्स, वो एसी रूम में गया था एंड ही डेवलप्ड क्या? allergic reactions, ठीक है। A boy developed some allergic reactions when he straight entered into his air conditioned room and after a game of football outside his house. So write any two symptoms. मेन इसमें क्या लिखना है? Two symptoms, ठीक है। Write any two symptoms that could be noticed in such condition and how does, surprisingly ये मैं पूरा लिख रही हूँ, how does body combat such situations? ये such conditions, situation ये such conditions, ठीक है, ये है। तो इसमें आपको देखो बॉय ने एलर्जिक रिएक्शन डेवलप किया, दो सिम्टम लिखो, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे एलर्जी देखते ही हमें कुछ सिम्टम्स क्या लिखते हैं? कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर आप रनिंग नोज लिख सकते हो, वाटरी आईज हो गया, स्नीजिंग हो गया, कोई भी दो चीज यहाँ से आप लिख सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ डज बॉडी कॉम्बैट सच कंडीशंस, तो ये एनसीईआरटी में टेक्निकली प्रॉपरली गिवन नहीं है, तो ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन में एज सच कोई बॉडी में अडेप्टेशन का कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपके बुक में। फाइन, तो यहाँ पे ये लिखना है कि यहाँ पर आईजीई, एलर्जी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होता है वो आईजीई है। आईजीई थोड़ा सा बेसोफिल को ट्रिगर करता है, और बेसोफिल से आप जानते हो हिस्टामिन, या फिर बेसोफिल नाम ही लिखो तो मेन हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इनका सिक्रीशन ये आपको बताना होगा, क्योंकि बुक में और चीज तो कुछ दे भी नहीं रखा है आपके, तो इसमें स्पेशली कुछ लिखने आप ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। तो यू हैव टू राइट कि आईजीई एलर्जी में सिक्रीट होता है, जिससे मेनली हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है वो मास्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं, जिससे कि ये रिएक्शंस होते हैं। और ठीक करने के लिए एंटी हिस्टामिन, एंटी सेरोटोनिन यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में आया हुआ है, तो यू हैव टू राइट दिस वे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, फाइन, जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या ये आंसर्स आपके आ जाने चाहिए। अब आते हैं सेक्शन ए के ही क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2, so it says write the scientific name of plant from where natural cannabinoids are obtained. तो क्वेश्चन 2 पूछ रहा है नेचुरल कैनाबिनॉइड्स, इसका साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, ये पूछा है ना बच्चों। तो आंसर इसका सीधा सा है, आंसर क्या लिखेंगे हम इसका? कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा है इसका आंसर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहाँ कोई पेचीदा या कोई प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन नहीं है।
लिया हमने। और इसका दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है, मेंशन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ड्रग। तो कौन सा पार्ट यूज कर सकते हैं? इसका जो सेकंड पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट होगा उसके लिए जो है फ्लावर, इसमें आप लिख सकते हो फ्लावर टॉप्स, रेजिन्स ऑफ प्लांट, लीव्स। तो फ्लावर के ये सारे पार्ट्स जो है वो यूज होते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पूछा है, हाउ डज द ड्रग अफेक्ट ह्यूमन बॉडी। ये सब मैं करा चुकी हूँ, रिमेंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं ह्यूमन हेल्थ का करवा रही थी तो मैक्सिमम मैंने ड्रग के पार्ट की इन पोर्शंस को लिया था। ठीक है, याद करो, सारा कराया हुआ है। विच पार्ट? तो ये अफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, दिस अफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन ए। देन आगे बढ़ते हैं। इतना तो कर ही लिया होगा, ये आसान सा था, इसमें कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं। नाउ इसका एक और ऑप्शन था, और ऑप्शन में ये एपिथेलियल लाइनिंग का उसने लिया है। ये थोड़ा सा घुमाया है इन्होंने इस बार। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ आर इंटेस्टाइन। ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ आर इंटेस्टाइन, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और इसको आपको कहा गया है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसको आपको कहा है जस्टिफाई करो। ठीक है, तो ये इसमें आप क्या लिख सकते हो? एपिथेलियल लाइनिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये आपके जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसमें ह्यूमन हेल्थ के जो चैप्टर है उसमें लिम्फॉइड टिश्यू में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जब आप पढ़ते हो तो पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया ध्यान है आप लोगों को। ठीक है, सो ये सब है। उसके अलावा यहां पर आपको लिखना है माल्ट, क्योंकि माल्ट जो है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपके म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव। अब ये भी तो थोड़ा सा घुमाया है इन्होंने, डाइजेस्टिव में इन्होंने इंटेस्टाइन ले लिया। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और यूरोजेनाइटल, इन एरियाज में माल्ट प्रेजेंट होता है ना, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो दिस यू कैन राइट। ठीक है, तो क्योंकि ये सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू जो है ये उसका ये मतलब 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू माना जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ ये घुमाया गया है, तो आपको ये लिखना है। और ऑल्सो यहाँ पर जो पेयर्स पैचेस है वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, कि पेयर्स पैचेस भी प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में। पेयर्स पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, ये भी आपको इन्फॉर्म करना है कि पेयर्स पैचेस जो सेकेंडरी आफ्टर द मैच्योरेशन, बी एंड टी लिम्फोसाइट में मैच्योर होने के बाद में इंटेस्टाइन के पेयर्स पैचेस एरिया जो होते हैं वहां पर वो लिम्फोसाइट्स जो है वो आके वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो पेयर्स पैचेस मेनली आपको यहाँ पर इसके आंसर में ये तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो दिस यू कैन राइट, और इसी को थोड़ा लंबे वे में लिख देना। थोड़ा सा ये भी बता सकते हो एडिशनल पॉइंट, लेकिन ये तो आना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, सो ये आपके आंसर में रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन। ये हो जाने के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड आसान है। क्वेश्चन थर्ड टॉक्स अबाउट फार्मर्स, मतलब सारे क्वेश्चन वैसे तो मुझे बहुत आसान लगे बच्चों। फार्मर्स आर ऑफन सजेस्टेड टू यूज फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, बहुत आसान, बहुत अजीब क्वेश्चन है। आप दोनों क्वेश्चन मतलब इन्होंने ये बात कर रहे हैं राइजोबियम की और एनाबेना की। अब ये ठहरा एक सायानोबैक्टीरिया, राइट, और ये ठहरा सिम्बायोटिक एंडोफिक्सर। दोनों का काम ये भी तो वही है,
एनाबियना भी क्या है, सिम्बायोटिक, सॉरी एनाबियना इट ऑल्सो फिक्सेस एंडो, मतलब पता नहीं क्या किया है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है। तो राइजोबियम के लिए तो आपको लिखना होगा कि इट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करता है। और एनाबियना जो है वो पैडी फील्ड्स के लिए आपको लिखना होगा कि पैडी फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रो एज अ बायो फर्टिलाइजर, मतलब यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट बस ये आ जाएगा कि ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। हालांकि ये भी वही है, बायो फर्टिलाइजर दोनों के दोनों सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन क्वालिटी जो है वो इंप्रूव कराते हैं। तो आपको आंसर में भी यही लिखना रहेगा। तो मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काम कर रहे हैं तो क्यों दे दिया, पर ठीक है बोर्ड ने दिया है तो हम भी वही लिख देंगे। इसके लिए सिम्बायोटिक रूट नोड्यूल्स जो भी आप जानते हो सारा पॉइंट यहाँ आ जाना चाहिए, और इसके लिए कि ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, पैडी फील्ड्स वगैरह की बात यहाँ पर हमें करना रहेगा। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करके इसको थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, ये था आपका क्वेश्चन 3 का आंसर, ठीक है। नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑर्गेनिक फार्मर यूज ट्राइकोडर्मा एंड बैक्यूलोवायरसेस एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, एक्सप्लेन। ये भी आसान है। ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम, आपको ध्यान होगा ट्राइकोडर्मा जो है वो रूट इकोसिस्टम में रहता है और प्लांट को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस पैथोजन। यही लिखना है, इससे ज्यादा क्या लिखोगे। फ्री लिविंग फंगी है, ठीक है, तो यहां लिखना रहेगा फ्री लिविंग फंगी, ये पॉइंट ऐड कर दिया। रूट इकोसिस्टम में रहता है, प्लांट के रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, एंड इफेक्टिव अगेंस्ट रूट इकोसिस्टम एंड इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन, ठीक है। ये तो आ गया ट्राइकोडर्मा का। और बैक्यूलोवायरसेस ये आ जाएगा नैरो स्पेसिफिक, आपको ध्यान ही हो गया मैंने करवाया है कितनी बार। नैरो स्पेसिफिक, रिमेंबर कि जिसको मारना है सिर्फ उसी को मारता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी ये काम आता है। तो ये पॉइंट्स आप बैक्यूलोवायरसेस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको याद होगा ना मैंने सारा करवाया था ये वाला, इफ यू रिमेंबर। तो नैरो स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम कर दो करके और स्पीसीज स्पेसिफिक कर देना, कर दिया होगा आपने, ठीक है। सो नैरो स्पेक्ट्रम, स्पीसीज स्पेसिफिक, बैक्यूलोवायरसेस, फाइन। और नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट एनिमल, क्योंकि ये जिसको किल करना है सिर्फ उसी को करेगा। ये सारे पॉइंट्स आप लिख के 2 नंबर का है, एक इसका आराम से मिल जाएगा। तो की पॉइंट सारे डाल देना, कहीं नहीं जाने वाले 2 नंबर आपके, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन 4 इज डन। देन क्वेश्चन 5 सेज मैमल्स आर केपेबल ऑफ क्या बोल रहा है भाई, मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, बट फ्यू एनिमल कैन, वेरी फ्यू स्मॉलर एनिमल्स कैन सर्वाइव इन पोलर रीजन। क्या, गिव रीजन। तो इसका सिंपल आंसर है कि पोलर रीजन में क्या होता है, स्मॉल एनिमल्स हैव large surface area for heat loss, ठीक है। relative to their body, small animals have large surface area relative to their volume, ठीक है, for heat loss relative to their volume।
use more energy to produce heat. तो heat production में उनको energy ज़्यादा लगेगी, ठीक है बच्चों? So they have to expend much energy to generate body heat. Since body heat generation wastes much energy, to generate body heat, ठीक है? तो इसीलिए बहुत कम, यहाँ क्वेश्चन यहाँ भी थोड़ा घुमा दिया है कि बट वेरी फ्यू स्मॉलर एनिमल्स कैन सर्वाइव इन पोलर रीजन। वेरी फ्यू क्यों सर्वाइव कर पा रहा है पोलर रीजन में? क्योंकि मैक्सिमम के साथ ये होता है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है उन्होंने, तो ऐसे ट्विस्ट को पकड़ना होगा आपको, समझे? हर समय हर चीज इतनी आसान से नहीं होगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 5। अब इसका क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 6 में आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर बीच में पॉपुलेशन दे दिया। ये फ्लो चार्ट को भी इन्होंने घुमा दिया है, इधर ए कर दिया, इधर कर दिया इन्होंने इमिग्रेशन, और इधर कर दिया है इमिग्रेशन, और इधर कर दिया है बी एंड एरो। तो सिंस पॉपुलेशन की तरफ एरो जाता है तो बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा नेटैलिटी, यानी कि बर्थ। और ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? सिंस एग्जिट हो रहा है, पॉपुलेशन वो हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉर्टैलिटी। ये तो कर ही दिया होगा आपने, कोई डाउट ही नहीं है, डेथ की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमेशा कम होता है व्हेन मॉर्टैलिटी टेक्स प्लेस एंड नेटिविटी से बढ़ता है। अब आपको ये बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कर्ड सैंपल वेयर 1 मिलियन बैक्टीरिया इंक्रीज टू 2 मिलियन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर। तो ये आपको ध्यान है, ये जो बी वाला पार्ट है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, टोटल पॉपुलेशन, तो नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड, तो इसमें आ जाएगा 1 मिलियन, इतना तो ऐड हुआ ना अभी, और इसमें आ जाएगा टोटल 2 मिलियन, तुम्हारा 2 जो हो गया तो ये हो गया 0.5, तो ये आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा। ये ऑप्शन बी का आंसर है, ठीक है? इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो ग्रोथ का, फाइन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 6 का। अब इसी का एक और ऑप्शन है, और ऑप्शन में आपको ये जो ग्राफ दे रखा है, ग्राफ एक्सपांडिंग वाला दे दिया हुआ है बच्चों। देखने से पता लग रहा है, मेरे पास फोन में है क्वेश्चन पेपर, आप लोगों के पास हैंडी होगा, सामने आप देख सकते हो। प्री रिप्रोडक्टिव, इफ आई हैव टू आई जस्ट इरेज इट, जो प्री रिप्रोडक्टिव ये वाला आ गया, देन ऐसा, देन ऐसा, मैंने 1 2 3 4 5 ऐसा, तो दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है? ये वाले जो है जिसको मैं शेड कर देती हूँ, जिसको मैं लाइन कर रही हूँ, ये प्री हो गया, और जिसको मैं डॉट 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 लगा रही हूँ, ठीक है? तो ये रिप्रोडक्टिव हो गया, और ये 3 हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये ज्यादा है, तो ये ग्राफ कौन सा हो गया? एक्सपांडिंग। तो आपसे इसके बारे में पूछ क्या रहे हैं? ये आपको इसके लिए पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पिरामिड एंड राइट द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आइडेंटिफाइड। तो एक्सपांडिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्यों किया? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो ज्यादा है, और when they will enter into the reproductive they will reproduce more to produce more individual। ये आंसर लिखते हुए आप इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है? तो यहाँ खत्म होता है सेक्शन ए। काफी आसान सा था, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, मैं तो पता नहीं कितनी बार तो करवा चुकी थी आपको ये।
डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा है आपसे, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, रिमेंबर दिस इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। फिर पूछा है आपसे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल है एंटीजन। ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ाया था, तो खुश हो रही हूँ मैं ये आंसर करते हुए। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फिर नेम द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एड्स कॉजिंग पैथोजन। जेनेटिक मटेरियल, इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा है। जेनेटिक मटेरियल क्या लिखेंगे हम? नेम द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। ठीक है, रेट्रोवायरसेस होते हैं ना, ये जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है HIV, वो रेट्रोवायरस होते हैं, दे हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये भी हो गया। सो सेक्शन बी क्वेश्चन 7 डन। नाउ क्वेश्चन 8। सो वी आर ऑन सेक्शन बी क्वेश्चन 8. A patient complains of suffering from constipation, stomach ache, stool with blood clots and excess mucus. Amoebiasis detected है already. आपको पूछा है scientific name of microbe identified. तो scientific name आ गया Entamoeba histolytica. ठीक है, Entamoeba histolytica, ये तो हो गया इसका scientific name. उसके बाद में how do you think the patient must have contracted it? तो contaminated food and water by feces, through the carrier. कौन है कैरियर? हाउस फ्लाई। यानी हाउस फ्लाई जब पर्सन विद एंटामोeba हिस्टोलाइटिका जब वो फीसेस रिलीज करता है, तो उस पे जो हाउस फ्लाई बैठते हैं, फिर वही हाउस फ्लाई इधर आके बैठ गए अपने खानों पे, तो उसके थ्रू ये बीमारी फैलती है। ठीक है, और इसमें आपको पूछा जा रहा है राइट योर सजेशंस द पेशेंट कैन अवॉइड इन्फेक्शन इन फ्यूचर। तो ऑब्वियसली ड्रिंक क्लीन वाटर आ जाएगा। ड्रिंक क्लीन वाटर हो गया क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। वॉश योर फूड प्रॉपरली, है ना, खाना जब पकाएं तो वॉश करें प्रॉपर एंड देन कवर योर फूड। इस तरीके से कुछ सिम्टम वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि हाउस फ्लाई खुले ही खाने पे बैठते हैं, राइट। तो ढक के रखेंगे, हाउस फ्लाई नहीं बैठेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सारे इसके वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं। सो क्वेश्चन 9 टॉक्स अबाउट ट्राइप्रोटीन। तो ये क्या है? टॉक्सिन कोडिंग जीन फाउंड इन बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ये आपको लिखना है ट्राइप्रोटीन के बारे में। और एग्जाम्पल हाउ इज इट बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड कैसे है ये पूछ रहा है एक्सप्लेन। तो इसके लिए आपको पूरा बीटी कॉटन वाला पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे बैसिलस thuringiensis जो है वो क्या करता है। प्रोटॉक्सिन होता है, इसके अंदर प्रोटॉक्सिन होता है। एक्टिवेशन, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, एक्टिवेशन इन एल्कलाइन पीएच। ये पूरा लिखना होगा, मैं सब करवा चुकी हूँ आप लोगों को। एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट्स जो कि लेपिडोप्टेरन, डिप्टेरन जो होते हैं, पॉलियोप्टेरन्स होते हैं,
उनके इंसेक्ट, उनके स्टमक या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब वहां जाते हैं तो वहां के मिडगट एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें एल्कलाइन पीएच होने की वजह से प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन बन जाता है। टॉक्सिन बनने के बाद में एक्टिवेशन जैसे ही हो गया, उसके बाद में वो क्या करता है, धीरे धीरे क्रिएट पोर्स, और फिर पोर क्रिएट करने के बाद में सेल लाइसिस हो जाता है एंड देन दे डाई। पूरा प्रोसेस लिखना है आपको, 3 मार्क्स का है, पूरा लिख लेना। लास्ट ईयर ये 3 मार्क्स में आया था, सोचो बार बार ये ऐसे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है, राइट द इन्फरेंस ड्रॉन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आफ्टर हिज एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का क्या इन्फरेंस था? तो उनका इन्फरेंस तो यही था कि एज एन स्पीसीज रिचनेस, इन्फरेंस तो यही था कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस as more area explored, but up to a limit। ठीक है, more area explored but up to a limit। ठीक है, और ग्राफ को एक्सप्लेन करके बोला है, ग्राफ ये बनाया हुआ है इन्होंने, जो हमने रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला और सी ये वाला S इज इक्वल टू CAZ एंड ये वाला जो है लॉग स्केल वाला, इसमें आ जाएगा लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस C लॉग A। ठीक है, और इधर आ गया तो एरिया, देख रहे एरिया बढ़ा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, ये तो है इसमें, और इधर स्पीसीज रिचनेस ये इंक्रीज हो गया। तो ये है, और इसमें आपको पूछा जा रहा है एज पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट व्हाट डू द सिंबल्स S A Z C इन द ग्राफ स्टैंड इन रेस्पेक्ट टू स्पीसीज। तो लॉग S, तो ये S इज S हो गया स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, A हो गया एरिया, है ना, C हो गया Y इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट, और क्या बचा Z, Z हो गया स्लोप ऑफ रिग्रेशन। ये आपको लिखना है इतना, ठीक है, तो इतना लिख दोगे तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको मैं यहां लिख देती हूँ। So S is equal to species richness, A is equal to area, Z slope of regression, और क्या बच गया C, ये हो गया Y इंटरसेप्ट। तो ये आंसर आप लिखोगे तो आराम से आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 11 ऑफ सेक्शन बी। को एक्सटिंक्शन, बहुत आसान है। क्वेश्चन 11 टॉक्स अबाउट को एक्सटिंक्शन, और को एक्सटिंक्शन में आपको वही लेना है जो आपकी बुक में बायोडाइवर्सिटी वाला पेज पे जो लिखा हुआ है ना, कि कैसे 2 ऑर्गेनिज्म जो म्यूचुअली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो जब वो म्यूचुअली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं देन जब एक गया तो दूसरा भी जाएगा। ये आपके बुक में है तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म की कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि पैरासाइट, इसमें पैरासाइट एंड फिश, जो वो पैरासाइट जो फिश पे होते हैं, तो अगर फिश एक्सटिंक्ट हुए तो पैरासाइट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और अनदर एग्जांपल जो हो गया प्लांट पॉलिनेटर
वास्प ले लो, ऐसे करके कोई भी दो आप एग्जाम्पल लेके कोई एक्सटिंक्शन बता सकते हो कि एक जाएगा तो दूसरा भी ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट होएगा। तो ये एक्सप्लेन करना था, कर ही दिया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। इस पे दूसरा भी बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड में सिखाती हूँ ना आपको कि आपके पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारी चीजें लिखने का। तो वो होगा जैसे फॉरेस्ट प्रोवाइड इनटैंजिबल बेनिफिट्स टू अस, एक्सप्लेन बाय टेकिंग 3 डिफरेंट एरियाज हाउ। तो फॉरेस्ट के कोई भी 3 आप फायदे लिख सकते हो, चाहे मेडिसिन हो, मतलब ओपन है, बहुत सारी चीजें हैं। मेडिसिन हो गए, वो जो नैरो यूटिलिटेरियन हो गए, ब्रॉड यूटिलिटेरियन हो गया, इकोसिस्टम सर्विसेज हो गए, वहां से ले सकते हो। जो चीजें वो देते हैं वो ले सकते हो। हैबिटेट फॉर एनिमल्स, बहुत सारी चीजें हैं। एनी 3 यू कैन राइट, सो मेनी, बहुत मतलब सीधा सा सवाल है, इसमें बच्चे भी कर जाएंगे इस चीज को। तो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा है डायग्राम बेस्ड है। सो क्वेश्चन 12, एग्रोस जेल, इस पे भी मैंने कितनी बार आप लोगों को करवाया है। क्वेश्चन 12, यहाँ पर एक एग्रोस जेल उन्होंने स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें मैं मेन पार्ट बना रही हूँ बच्चों। 1 2 3 4 1 2 3 4 उन्होंने भी लिखा हुआ है। एंड देन अब बैंड्स बनाए हैं उन्होंने। ओके, और इस वाले में एक ऐसा है, देन यहाँ पर बल्कि 2 1 2 3 और यहाँ पर ये आ गया, और इस पे U और ये S, ये T है। आपको मार्क करने हैं कि ये है क्या, और ये Q, तो ये क्या है, और ये P है। क्या क्या है भाई, P Q R। ओके, तो U क्या है, U तो ऑब्वियसली कैथोड हो गया, या आप बोल सकते हो U हो जाएगा नेगेटिव एंड, ठीक है। S हो गया पॉजिटिव एंड, एनोड हो गया। और क्या पूछा है, R क्या है, स्मॉलर फ्रैगमेंट हो गया, क्योंकि स्मॉलर फ्रैगमेंट फार्दर ट्रैवल करता है, ठीक है। T क्या है, सिंस इस चीज पे पॉइंट आउट, क्योंकि ये यहाँ पर है, तो Q हो जाएगा आपका लार्जर फ्रैगमेंट, लार्जर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, और स्मॉलर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। P हो गया आपका वेल, जिसमें डीएनए डालेंगे। T हो गया जेल, एग्रोस जेल, ठीक है। क्योंकि T, हालांकि T इस जगह पे पॉइंट किया हुआ है जहां पर कुछ भी है नहीं, तो Q तो आपका बल्कि फ्रैगमेंट होना चाहिए क्योंकि थोड़ा मोटा सा है। R आपका स्मॉलर फ्रैगमेंट होना चाहिए क्योंकि सबसे फार्दर ट्रैवल किया है उसने। T जरूर से जेल पे पॉइंट आउट है क्योंकि कोई भी चीज पे उसने फिक्स नहीं किया है, तो T शुड बी द एग्रोस जेल। और P आपका वेल हो ही गया, कैथोड एनोड, दैट्स इट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड। क्योंकि डीएनए नेगेटिव पे हम लोड करते हैं तो पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करते हैं, और प्रिंसिपल यही है कि शॉर्टर फ्रैगमेंट्स ट्रैवल फास्टर या बल्कि फ्रैगमेंट्स दे ट्रैवल लेस, तो इसलिए वो पीछे पीछे है। तो ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है। एंड आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज इल्यूजन, इल्यूशन एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इल्यूशन इन दिस प्रोसेस। तो इल्यूशन क्या है, इल्यूशन इज अ प्रोसेस जहां पर वो डीएनए के फ्रैगमेंट को ऐसे कट करके निकालते हैं। और इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि वाया इल्यूशन दे ट्रांसफर द फ्रैगमेंट ऑनटू द other nitrocellulose paper and all, so that they can proceed with the further, मतलब DNA they can visualize. So इल्यूशन के लिए आप क्या लिखेंगे, इल्यूशन के लिए helps in visualizing
द डीएनए। फर्दर जब डीएनए को वहाँ से निकाल लेते हैं, दूसरे उस पर ट्रांसफर करवा देते हैं, तो फर्दर प्रोसीडिंग्स करके अल्टीमेटली हम डीएनए को विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जेल पे बहुत डेलिकेट होता है, मैंने बताया था ना, टूट जाते हैं, बहुत ही डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है, जेंटल होता है, तो वहाँ से उसको निकाल के नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ऑटो रेडियोग्राफी वगैरह करवाते हैं। फाइन बच्चों, तो ये लिखना है। अब आते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चन पे। केस बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, आप सुनो। Enzyme Tuck polymerase extracted from eubacterial microorganism Thermus aquaticus from Yellowstone National Park, Montana, USA, and isolated by Cheyenne et al. 1976. Now, Tuck polymerase successfully replaced DNA polymerase from E. coli that was being used in PCR earlier, and this shift revolutionized the PCR technique. ये आपका केस दे दिया, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन सी, केस बेस्ड। सो सेक्शन सी, केस बेस्ड, और इसमें जो क्वेश्चन 13 है वो है पीसीआर एंड थर्मस एक्वेटिकस के ऊपर। ये मैं की पॉइंट्स बस लिख रही हूँ। केस दिया हुआ है पीसीआर और थर्मस एक्वेटिकस। अब इस पे हमें क्वेश्चन पूछा है पहला, टक पॉलीमरेज आफ्टर इट्स डिस्कवरी रिप्लेस्ड ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर टेक्निक, एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई वाज द नीड फेल्ट फॉर द चेंज। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? लिखना है दैट थर्मस एक्वेटिकस या फिर टक पॉलीमरेज, ये क्या है? थर्मोस्टेबल है, तो इसलिए नीड आया। ठीक है, सिंस इट इज अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, मतलब इसका जो पॉलीमरेज है वो आसानी से हाई टेम्परेचर झेल जाता है। ई कोलाई का लेंगे तो थोड़े से टेम्परेचर रेज करने पे वो मर जाता है। तो पीसीआर टेक्निक में टेम्परेचर बहुत हाई पे जाता है ना, आपको ध्यान है, मैंने पढ़ाया ये चीज और ये चीज, तो वही लिखना है। एक तो थर्मोस्टेबिलिटी की बात करनी है, पीसीआर में बताना है कि टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, तो ऐसा टेम्परेचर झेलने के लिए प्रॉपर पीसीआर वो चाहिए। तो यहाँ पे आपको आई थिंक ये 2 नंबर में जाएगा। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमर इन पीसीआर, तो प्राइमर क्या होगा? आरएनए होता है। क्यों होता है? बिकॉज पॉलीमरेज कांट initiate the chain of DNA from beginning। ठीक है, डीएनए कभी भी पॉलीमरेज कभी भी स्टार्टिंग से शुरू नहीं कर सकता, आपको ध्यान होगा। तो इसके लिए प्राइमर हमेशा चाहिए डीएनए को, तो प्राइमर यहाँ पर आरएनए के लगाने पड़ते हैं, तो वही इंपॉर्टेंस बताता है। देन थर्ड क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीआर एज अ डायग्नोस्टिक टूल। तो पीसीआर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ऐसी बीमारियां जो हैं वो जल्दी डिटेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अर्ली हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन इसकी, समझ रहे? हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ सच डिजीजेस। आपको पढ़ाया था मैंने कि कैसे इन बीमारियों की प्रॉपर अर्ली डिटेक्शन हो जाने से कितना फायदा होता है बच्चों, बताया था ना? ध्यान होगा आप लोगों को। तो कैसे इनका डीएनए लिया, इनका कॉपी करा, कॉपी करके इनका ऑटो रेडियोग्राफी करके पता कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एक केस बेस्ड हो गया। इसका एक और जो दूसरा पार्ट है, ये 2+2+1 का होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज 2+2+1 होगा, बिकॉज व्हाट इज अ प्राइमर एंड इंपॉर्टेंस इन पीसीआर। तो प्राइमर क्या है? प्राइमर के लिए हाँ ये लिख सकते हो, दे आर शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, ये लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 13 और ऑप्शन वाला, और ऑप्शन वाला जो है वो है, इसका जो पैराग्राफ है, ये कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड जीन ऑफ
interest with an objective to open various avenues for human welfare in health and medicine, pharma, agriculture, everywhere. So one of the breakthrough medicine is gene therapy. ठीक है, इसके भी 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Name the human disease for which gene therapy was used for the first time. Human disease यहाँ पर की केस हो गया बायोटेक्नोलॉजी इन जीन थेरेपी. ये आपका केस दे दिया है उन्होंने और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिजीज का नाम पहले. तो डिजीज हो गया एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी. ठीक है, डिजीज इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसका नाम है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, है ना, डिजीज. And explain the steps of gene therapy carried to cure disease using lymphocyte of patient and why is this therapy not a permanent cure. तो इसका steps ये लिखेंगे कि पहले isolate the lymphocyte, पहले ये करेंगे, इसको कल्चर करो, कल्चर करके using retrovirus launch cDNA with functional ADA, है ना. रेट्रोवायरस की मदद से cDNA with functional ADA को लॉन्च कराया इस लिम्फोसाइट में. देन lymphocytes injected back to the patient. ठीक है, तो जैसे ही फंक्शनल एडीए का काम खत्म डाल दिया, फिर लिम्फोसाइट्स को इंजेक्ट कर दिया. ठीक है, तो यहां से आप एक स्टेप और लिख सकते हो, लिम्फोसाइट्स इंजेक्टेड back to the patient. ये करके आपके स्टेप्स हो गए. अब ये परमानेंट क्योर क्यों नहीं है, इसका आप ऐसे करके लिख सकते हो, दे आर नॉट इमॉर्टल. ये इमॉर्टल होते नहीं है, 3 से 4 महीने इसका छोटा सा लाइफ स्पैन होता है, तो ये प्रोसेस बार बार करते रहना पड़ता है. और इसका थर्ड है राइट अ पॉसिबल परमानेंट क्योर of the disease by the gene therapy that is in progress. तो ये इसके लिए तो आपको लिखना है थर्ड वाले में. इसका क्या लिखेंगे आप थर्ड वाले में कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर ये डिजीज पता लग जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर जीन थेरेपी कर लिया जाए, ठीक है, तब जाके ये परमानेंट क्योर हो सकता है. क्यों? क्योंकि सिंस परमानेंट क्योर इसलिए नहीं बैठ पाता ना, बिकॉज ये इमॉर्टल है, तो बार बार इसकी वो करनी पड़ती है. ठीक है, तो हो जाएगा, मतलब आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हम जीन थेरेपी कर देते हैं देन इट कैन बी अ परमानेंट क्योर, अदरवाइज नहीं होगा. अदरवाइज इसकी तो जो मेन चीजें हैं वो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर लिम्फोसाइट्स या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कोई भी अभी तक परमानेंट क्योर नहीं माना जाता है. तो बहुत बच्चों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 केस बेस्ड. यूं सॉल्व हो गया हमारे, देखो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में 45 मिनट्स में हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं पेपर को. आई थिंक आपने भी अपने एग्जाम में ऐसे ही कर लिया होगा, सारे क्वेश्चंस करवाए हुए आए. सबसे अच्छी बात ये है, मतलब मैं तो हर क्वेश्चन को देख के ऐसे खुश हो रही थी कि आज तो बिल्कुल फाड़ू पेपर हो गया होगा आप लोगों का. क्या कहते हो, टीम कॉम्पिटिशन के साथ रहोगे तो यही होगा. चलो अच्छा हो गया, बायो का पेपर खत्म. और आगे अगर आपका कोई और पेपर अगर बच रहा है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आईपी वाईपी अगर है तो आप पढ़ाई करो अच्छे से और उसमें भी अच्छे अच्छे नंबर लाना. एंड इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड नाउ. यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू.